दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के उस फ्रीडम फाइटर के ऊपर जिनके साहस ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी थी, जो केवल एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि युवाओं के लिए क्रांति का दूसरा पर्याय बन गए। इस उम्र में लोग अपना और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन्होंने देश के भविष्य के बारे में सोचा और उन्होंने गुलाम भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आजादी सिर्फ मांग कर नहीं बल्कि उसे अर्न करके या फिर साहसी कार्य करके भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आरामदायक जिंदगी के ऊपर बलिदान को चुना और उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों को हंसते हंसते देश पर न्यौछावर कर दिया। उनका बलिदान और त्याग आज भी करोड़ों करोड़ युवाओं को प्रेरित करता है। आप ठीक सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह जी की। दोस्तों इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर उन्हें शहादत दिए जाने तक की सारी कहानी को जानेंगे और कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो शायद आपने भगत सिंह जी के बारे में नहीं सुने होंगे, उन तथ्यों को भी छूने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव के लैलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो गुलाम भारत का वेस्टर्न पंजाब का हिस्सा था और आज का पाकिस्तान का फैसलाबाद कहलाता है। भगत सिंह अपने घर में अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी 3 और बहनें और 3 और भाई थे। माता विद्यावती की कोख से जन्मे भगत बचपन से ही अपने दादा पिता और अपने अंकल की वजह से देश के प्रति समर्पित थे और पिता किशन सिंह संधू और भाई अजीत सिंह पहले से ही देश की आजादी की लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और दोस्तों यह भी बड़े ताज्जुब की बात है, जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ तब उनके पिताजी और उनके अंकल जेल में थे। वह 1907 में आए एक कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध कर रहे थे। भगत सिंह जी की पढ़ाई बंगा गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई और आगे जाके उन्हें लाहौर के एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में भर्ती करवाया गया। और तब तक 1914 और 15 में भगत सिंह जी के पिताजी और उनके अंकल वह दोनों गदर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जो 1914 से लेकर 1915 तक हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद गुलाम भारत के इतिहास का आया सबसे काला दिन। वह दिन था 13 अप्रैल 1919। हजारों भारतीय रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट जो अंग्रेजी शासकों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें वह किसी को भी जेल में डाल सकते थे, वह भी बिना किसी ट्रायल के। इसी का विरोध करने के लिए हजारों भारतीय जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और इसकी भनक ब्रिगेडियर जनरल डायर को लग गई। वह अपने सैनिकों के साथ आए और उन्होंने निहत्थे और शांतिपूर्ण भारतीयों के ऊपर गोली चलाने के निर्देश दे दिए, जिससे जलियांवाला बाग की दीवारें भारतीयों के खून से सन गईं। पहले से ही देश के लिए समर्पित भगत सिंह इस घटना के बाद देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए और प्रेरित हो जाते हैं और 12 साल के भगत निकल पड़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए, जो पहले से ही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले प्रोमिनेंट लीडर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई जा रही है। और आगे जाकर भगत सिंह जी को लाहौर के नेशनल कॉलेज में 1923 में भर्ती करवा दिया जाता है, जो मात्र 2 साल पहले 1921 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन दोस्तों भगत सिंह जी का ध्यान पढ़ाई में नहीं, देश की आजादी में था। उनके अंदर देश को आजाद करवाने की ज्वाला धधक रही थी और वह जल्दी ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संपर्क में आए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक मार्क्सवादी और एक रेडिकल लेफ्ट विंग संगठन था, जो हर वक्त देश की आजादी के बारे में सोचता था। और आगे चलकर भगत सिंह जी के ही कहने पर इस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ और 1926 आते आते भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा का गठन कर दिया। लेकिन 1927 में पहली बार पुलिस ने भगत सिंह जी को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर 1926 को लाहौर मैदान में दुशहरा के दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। इसी की इन्वॉल्वमेंट में भगत सिंह को मानते हुए पुलिस ने पहली बार भगत सिंह जी को गिरफ्तार किया था। लेकिन 5 हफ्ते जेल में रखने के बाद उन्हें 60,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। भारत के अंदर भारत की आजादी की लड़ाई के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत बढ़ रही थी और जिसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने 1927 में एक साइमन कमीशन नाम की बॉडी का गठन किया, जिसका काम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे उसकी रिव्यूइंग करना और भारत की जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी मॉनिटरिंग करना। और पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे इस साइमन कमीशन बॉडी के खिलाफ। इसी बीच
30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ पैदल मार्च करने का फैसला किया गया। लेकिन लाहौर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ लाठी चार्ज करने के निर्देश दे दिए और उन्होंने स्वयं लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियां बरसाईं। इसके फलस्वरूप लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ठीक 17 नवंबर 1928 को 17 दिन के बाद उनका निधन हो गया और वजह बताई गई कि उन्हें गंभीर चोटें आईं लाठीचार्ज की वजह से। इस चीज ने तो भगत सिंह के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला को और भड़का दिया और उन्होंने अपने HSRA के बाकी साथियों के साथ शिवाराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट की हत्या की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक एक महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट की जगह पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस JP सॉन्डर्स तैनात थे और लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भगत सिंह और शिवाराम राजगुरु ने दोनों ने गोलियां मारकर JP सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और उसके अगले ही दिन HSRA ने खुला लेख लिखकर यह ऐलान कर दिया कि हमने करोड़ों युवाओं के हीरो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। हम यह माफी चाहते हैं कि हमने किसी इंसान का खून बहाया, लेकिन क्रांति की वेदी को रक्त से नहलाना आवश्यक हो जाता है। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। और उसके कुछ महीने बाद भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बीच दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने का सुझाव दिया। पहले तो HSRA ने इस सुझाव को मना कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि भगत सिंह JP सॉन्डर्स किलिंग में इन्वॉल्व थे और इनको दोबारा से इस मिशन को देना मतलब इनकी गिरफ्तारी, और उस गिरफ्तारी का अल्टीमेट रिजल्ट होगा एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी। लेकिन बाद में भगत सिंह जी के कहने पर उनको इस मिशन के लिए चुना गया। ठीक 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक गैलरी के ऊपर से नीचे, जहां पर कोई भी पार्लियामेंट्री नहीं बैठा हो, वहां पर 2 स्मोक बॉम्ब उन्होंने फेंक दिए। उनका मकसद कैजुअलिटीज करना बिल्कुल नहीं था। उनका मकसद था मेक टू डीफ हियर, बहरों को जगाना और सुनाना। और वही दोस्तों उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के जोर जोर से नारे लगाते हुए सरेंडर कर दिया। तब जून के पहले हफ्ते में ही उनका बॉम्ब लेजिस्लेटिव असेंबली केस का ट्रायल शुरू कर दिया गया और 12 जून 1929 आते आते उनके केस का ट्रायल पूरा हो गया, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद भगत सिंह जी को दिल्ली की सेंट्रल जेल से मियानवाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्होंने भारतीय प्रिजनर्स के साथ होते हुए भेदभाव को देखा। कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। और वह वही अपने साथियों के साथ मियानवाली जेल में हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। To hell with the rules. तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। हंगर स्ट्राइक को तोड़वाने के लिए अंग्रेजी शासकों ने लाख कोशिशें की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी और भूख हड़ताल पर बैठे भगत सिंह की पॉपुलैरिटी पूरे भारतवर्ष में फैल रही थी। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अंग्रेजों ने JP सॉन्डर्स केस के ट्रायल को एडवांस में करने की सोची और भगत सिंह को मियानवाली जेल से बॉस्टन जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मीनवाइल मियानवाली जेल में भी भूख हड़ताल जारी रही। मियानवाली जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे जितेंद्र नाथ दास की दुखद मृत्यु हो गई और वजह थी भूख हड़ताल की वजह से खराब हालत। इसकी वजह से पूरे देश में शोक की लहर डूब गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन पेश कर दिया और लाहौर की सेंट्रल जेल में इनह्यूमैनिटी का मुद्दा उठाया। उसके बाद भगत सिंह जी के पिता के कहने पर और तमाम लोगों के कहने पर भगत सिंह जी ने जेल में अपनी 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। लेकिन तब तक दोस्तों जो भगत सिंह चाहते थे वह कर चुके थे। वह युवाओं के भीतर एक ऐसी क्रांति भर चुके थे जो आगे जाकर अंग्रेजी शासकों की नींव को हिलाने वाली थी। युवाओं के बीच बढ़ती हुई इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए अंग्रेजी शासकों ने JP सॉन्डर्स केस के ट्रायल को एडवांस में करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया। वे चाहते थे इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी हो
और 1 मई 1930 को वायसराय एक ऐसा ऑर्डिनेंस ले आए कि जो भी यह ट्रिब्यूनल फैसला देता उसके बाद केवल और केवल आप प्रिवी काउंसिल के पास अपील कर सकते थे, जो ब्रिटेन में थी। और 30 सितंबर 1930 में इस स्पेशल ट्रिब्यूनल में जेपी सॉन्ड्रेस केस का ट्रायल पूरा हो जाता है और 7 अक्टूबर 1930 को जेपी सॉन्ड्रेस केस में सरदार भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद पंजाब की डिफेंस कमेटी प्रिवी काउंसिल में एक अपील दायर करती है, लेकिन प्रिवी काउंसिल में भी अपील रिजेक्ट होने के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट मदन मोहन मालवीय एक मर्सी पिटीशन दायर करते हैं। उस मर्सी पिटीशन के रिजेक्ट होने के बाद कुछ प्रिजनर्स गांधी जी को अपील करते हैं कि इस मैटर में इंटरवीन करें और 19 मार्च 1931 को गांधी जी वायसरॉय को एक नोट लिखते हैं। वह कहते हैं कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है, क्या हम इस मसले पर बात कर सकते हैं? लेकिन वायसराय गांधी जी को कहते हैं, मैंने इस मसले पर बहुत ही केयरफुली ध्यान दिया है, लेकिन मैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए कोई भी ऐसा बेस नहीं ढूंढ पाया जिससे मैं सेंटेंस को बदल सकूं। और दोस्तों, यह कहते ही यह अटल हो गया कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी तय है। लेकिन इसको 11 घंटे पहले शेड्यूल करके 23 मार्च 1931 को लगभग शाम के 7:15 बजे कर दिया गया। और फिर आया दिन 22 मार्च 1931 को, जब भगत सिंह जी ने अपने साथी कॉमरेड्स को एक आखिरी खत लिखा। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जग जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश में मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। और फिर आया 23 मार्च 1931 का वो दिन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के घर वालों को उनमें से किसी से भी बातचीत करने नहीं दी गई और शाम के ठीक 7:15 बजे लाहौर की सेंट्रल जेल की दीवारें फांद कर इनकलाब जिंदाबाद के नारे आसमान में गूंजने शुरू हो गए। और अंग्रेजी शासकों के शासन की जड़ें इतनी कमजोर थी, एक कैदी जेल की दीवारों को तोड़कर वहां से फरार होना चाहता है, लेकिन अंग्रेज इन 3 भारतीय शूरवीरों के मृतदेह उन जेल की दीवारों के बाहर नहीं लाना चाहते थे और ना ही उनके घर वालों को देना चाहते थे, बल्कि आधी रात को बड़े ही रहस्यमय तरीके से उन्होंने उन 3 भारतीय शूरवीरों के मृतदेह सतलुज के दरिया में प्रवाहित कर दिए, जो फिरोजपुर से मात्र 8 किलोमीटर दूर था। और गांधी जी को जब इसकी खबर लगी कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई और उन्हें फांसी देने से पहले उनके घर वालों को उनसे एक बार भी बातचीत करने नहीं दी गई, तो उनकी आंखें और दिल दोनों भर आए और उन्होंने उस वक्त स्टेटमेंट दी कि आज सारे प्रदर्शन शांत हो जाने चाहिए। इसके बाद शहीद आजम भगत सिंह अमर हो गए। देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। ये थी दोस्तों शहीद आजम भगत सिंह जी की पूरी कहानी और जीवनी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।